नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। राजनीति विज्ञान नेट परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर्स की सीरीज़ में आज जो हम देखेंगे पेपर वो है आपका दिसंबर 2010 में लिया हुआ पेपर। ठीक है, दिसंबर 2010 का पेपर है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछे गए हैं, बहुत अच्छा पेपर है, इसलिए मैं आपके साथ में ये डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं और इस वीडियो को राजनीति विज्ञान के आपके जितने भी मित्र हैं जो नेट की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके साथ में साझा जरूर करें। ठीक है, हमारे लिए इतना सा काम आप करेंगे, मुझे पूर्ण आशा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये मुख्य पेपर 2010 का दिसंबर का, जिसका पहला प्रश्न है, उग्र मानवतावादी चरण के दौरान M.N. रॉय ने किसकी वकालत की या किसका पक्ष लिया, ये पूछा गया है प्रश्न। देखिए, M.N. रॉय के विचार सीधे सरल थे। वो दल जो व्यवस्था थी, जितने भी प्रकार के दल थे, चाहे वो द्विदलीय व्यवस्था हो, एकल दल व्यवस्था हो, बहुदलीय व्यवस्था हो, किसी भी प्रकार की दल व्यवस्था का वो साथ नहीं देते थे। वो ये कहते थे कि दलीय जो व्यवस्था होती है ये एक समय के बाद में एक शोषण का वर्ग बन जाती है, जो समाज का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो यह तो होना ही नहीं चाहिए। तो जब हमें इतनी बात पता है तो हमें आंसर का पता लग सकता है। सी, दल विहीन व्यवस्था का इन्होंने पक्ष लिया M.N. रॉय के समर्थन में, या M.N. रॉय की तरफ हम बात करते हैं तो इन्होंने दल विहीन व्यवस्था का पक्ष लिया, इसकी वकालत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2। काफ़ी अच्छे प्रश्न है इस पेपर में। अंबेडकर ने अपनी पुस्तक द अनटचेबल में अछूत के उद्भव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 प्रश्न क्लियर होते हैं। एक किताब का नाम आ गया, उसके लेखक का नाम आ गया, अब इसमें इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया वो हमें बताना है। तो देखो, इसमें अछूत के उद्भव के लिए अहूत का, ठीक है, अछूत का, यहाँ पे बौद्ध धर्मी उद्भव का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। अंबेडकर जो थे, हिंदू धर्म में जो छुआछूत की मानसिकता थी उससे बहुत दुखी थे। ठीक है, उसी के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता के बाद 50वें दशक में 2.5 लाख लोगों के साथ में इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तो बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी, तो इसलिए इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा अछूत का बौद्ध धर्मी उद्भव। ओके, राइट ऑप्शन हो गया सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, संत अगस्टाइन या सेंट अगस्टाइन की द सिटी ऑफ गॉड, ठीक है, द सिटी ऑफ गॉड को निम्नलिखित पर प्रथम पुस्तक समझा जाता है। कौन सा वो टॉपिक है जिसके ऊपर उनकी इस पुस्तक को प्रथम पुस्तक समझा जाता है। द सिटी ऑफ गॉड किसकी पुस्तक है, संत अगस्टाइन का, सेंट अगस्टाइन की किताब है। ठीक है, ईसाई धर्म दर्शन की यह पहली पुस्तक मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर क्या है, करेक्ट है। तो द सिटी ऑफ गॉड ईसाई धर्म के दर्शन की पहली पुस्तक मानी जाती है। प्रश्न नंबर 4, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया। प्राकृतिक अधिकारों को दोषी किसने पाया अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखो, इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों बेंथम। ठीक है, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, राजनीतिक शास्त्री थे बेंथम। इन्होंने अपना सिद्धांत जब प्रस्तुत किया तो इन्होंने बताया कि अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार दोषी हैं। इन्होंने प्राकृतिक अधिकारों को दोषी पाया। ओके, बेंथम का कौन सा सिद्धांत है, नंबर 5, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव किस सिद्धांत ने दिए। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत। पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए छुटपुट समायोजनों के सुझाव के लिए उदारवादी व्यक्ति सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 6, इस बात पर किसने जोर दिया कि सरकार का प्रकार आर्थिक एक भौगोलिक कारकों पर, आर्थिक एवं भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। ये किसने कहा कि सरकार का जो प्रकार है वो आर्थिक और भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है इसमें जीन बोर्डिन। तो जीन बोर्डिन नाम के जो राजनीतिक शास्त्री थे, दार्शनिक थे, इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि सरकार का प्रकार आर्थिक और भौगोलिक
कारकों पर निर्भर करता है। जहां पर जैसी आर्थिक और भौगोलिक स्थितियां होंगी वहां पर उसी प्रकार की सरकार की स्थापना हो पाएगी। प्रश्न 6 कंप्लीट हो गए। 7वां देखते हैं। अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों पर ले आएंगे, यह कथन किसने कहा? कि अहिंसा को यदि आप सत्याग्रह से मिला देते हैं तो विश्व को आप अपने कदमों पर ले आएंगे। तो ये अहिंसा और सत्याग्रह महात्मा गांधी जी से आगे तो जा नहीं सकता। तो महात्मा गांधी जी का ये विचार था कि अहिंसा के साथ यदि आप सत्याग्रह को मिला देते हैं तो विश्व को आप अपने कदमों पर ले आएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने पूरे विश्व में मानवता का संदेश दिया, ठीक है, और अपने जीवन में इसी तरह से जीवन जीकर भी दिखाया कि इन्होंने महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, काफ़ी सरल है। द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? द्वंद्वात्मक पद्धति किसने प्रतिपादित की थी? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका आएगा हीगल। देखो दोस्तों, द्वंद्वात्मक पद्धति मार्क्स ने ली किससे थी? तो हीगल से ली थी। तो मार्क्स और हीगल आपको दोनों ऑप्शन में मिलते हैं द्वंद्वात्मक पद्धति पे। तो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति किससे ग्रहण की? हीगल से ग्रहण की। द्वंद्वात्मक पद्धति किसने प्रतिपादित की? तो हीगल ने प्रतिपादित की, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखिए। नीचे अभिकथन और कारण दिया हुआ है, तर्क दिया हुआ है जिसे हमें पढ़ना है और इसका राइट आंसर पता करना है, ठीक। चलिए देखिए 9वां प्रश्न। कथन देखिए क्या कहता है। राज्य न तो प्रभु के हाथ का कार्य है, न ही सर्वोच्च भौतिक शक्तियों का परिणाम है, न ही संकल्प या रूढ़ि की उत्पत्ति है, न ही परिवार का मात्र विस्तार है। राज्य प्राकृतिक विकास की संस्था है, ठीक है। तो ये ऊपर तो सारे कारणों को नकार रहे हैं, नीचे कह रहे हैं प्राकृतिक विकास की क्या है? संस्था है, ठीक है जी। तो ये इसमें राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वां प्रश्न आपका क्या पूछा जा रहा है उसके अंतर्गत देखेंगे। इसमें भी कथन और कारण है, हम पढ़ते हैं इनको और फिर आंसर बताते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये प्रश्न काफ़ी बार मैंने अपने वीडियो नोट्स में आपके साथ साझा किया है, तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे देंगे, ठीक है। और एक मैंने 500 वन लाइनर्स की PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा है, जिसे भी वो लेना हो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। ये कथन बताइएगा किसका है? और राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है, ठीक है। तो देखो, मानव चेतना स्वतंत्रता चाहेगी, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करेगी और अधिकार राज्य की मांग करेंगे, क्योंकि राज्य का संविधान अधिकारों की अत्यधिक सुरक्षित गारंटी है। लास्ट में राज्य पे आ गए और ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड हो गई। तो ये दोनों ही क्या हैं? सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। प्रश्न नंबर 11। राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी? राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा किसने दी? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ल्यूसियन पाई। ल्यूसियन पाई ने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमताओं की अवधारणा दी, ल्यूसियन पाई। प्रश्न नंबर 12। विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? विश्व व्यवस्था विश्लेषण सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया? तो इसके अंदर राइट ऑप्शन है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इमैनुअल वालरस्टीन के द्वारा विश्व व्यवस्था विश्लेषण सबसे पहले पेश किया गया। प्रश्न नंबर 13 देखिए, दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित है? दबाव समूह की भूमिका किसके कल्याण तक सीमित होती है? देखो, दबाव समूह केवल और केवल एक विशेष हित को लेकर बनाए जाते हैं। तो उस समूह में जो व्यक्ति होंगे वो उन हितों से संबंध रखते होंगे। तो सीधा सा प्रश्न आंसर आ जाता है यहाँ पर आपका सिर्फ उनके अपने सदस्यों तक। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का दबाव समूह होता है, कृषि से भी, छात्रों से भी और किसी भी अन्य क्षेत्र से दबाव समूह हो सकता है और वो अपने सिर्फ सदस्यों के कल्याण तक सीमित रहते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र व्यवस्था में हमें ये अधिकार है कि हम अपने विचारों को प्रचारित करें, दल का निर्माण करें, दबाव समूह का निर्माण करें और वो केवल हमारे जो हित हैं उनको साधने में हम काम में लेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के हितों को साधने के काम आता है। तो इसलिए सिर्फ अपने सदस्य इसके अंदर कल्याण
सिर्फ अपने सदस्यों का कल्याण होगा, जो भी दबाव समूह सरकार पर जिस कार्य के लिए दबाव बना रहा है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14, काफी अच्छा प्रश्न था ये। पॉलिटिकल पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, ये कृति किसकी है? सबसे पहले तो इसमें ये बताना है हमें। तो ये एसपी हंटिंगटन की किताब है दोस्तों। ये 1968 में लिखी गई थी। यदि आपको इसका सन भी पूछ लिया जाता है तो ये 1968 में पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज किताब लिखी गई। सैमुअल पी हंटिंगटन या एसपी हंटिंगटन आपको नाम मिल सकता है 1968 में। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 15 पे चलो। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? हमें मिलान करवा रहा है सूची 1 सूची 2। एक तरफ किताबों के नाम हैं और दूसरी तरफ इनके लेखकों के नाम है, तो हम इन्हें हर आसानी से मिला सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जॉन रॉल्स की कौन सी किताब है? जॉन रॉल्स इसके अंदर दे रखा है, तो जॉन रॉल्स आपका हो गया जी थ्योरी ऑफ जस्टिस, मिल गए। ठीक है, और एसपी हंटिंगटन की किताब कौन सी है इसमें? एसपी हंटिंगटन की है आपकी फॉल्ट लाइंस ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब 3। ठीक है जी। समीर अमीन की किताब कौन सी है? तो डिपेंडेंसी। अब लास्ट कौन सी बची? रोनाल्ड एच चिलकोट की पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये इसके अंदर क्या हो गया? राइट ऑप्शन मिल गया। अब इसमें जो हमें जो ऑप्शन टिक करना है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए प्रश्न नंबर 16, फिर से आपकी एक सूची दे रखी है और इसे मिलान करना है। तो एक तरफ इनसे संबंधित सिद्धांत या कह सकते हैं विचार, और एक तरफ सिद्धांतकार या विचारकों के नाम हैं। तो देखो विल्फ्रेड परेटो का संबंध किससे है? अभिजनों का संचरण का सिद्धांत। ओके जी। कार्ल डायश का संबंध किससे है? राजनैतिक संप्रेषण से। मैक्स वेबर का संबंध किससे है? सभी को पता है, नौकरशाही से। और डेविड एप्टर का संबंध किससे है? आधुनिकीकरण की राजनीति से। तो इसके अंदर राइट ऑप्शन कौन सा है आपका? डी ही आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। दोस्तों आपको ये प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, समझाने का बताने का तरीका यदि 1% भी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने अच्छे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा, ताकि हम उन्हें पढ़कर थोड़ा सा अच्छा महसूस कर सकें। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? यहाँ पे अनुक्रम पूछा गया है, ये घटनाएं थी कुछ। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए यूके की गौरवमय घटना जो है ये 1688 की है, 1688 की है। ठीक है, अपना जो प्रथम आम चुनाव हो गया ये 1952 हो गया। ठीक है, यूएसए का नागरिक आंदोलन, स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल जो हो गया ये 1993 के अंदर बना। तो इस प्रकार से जब हम इनके उद्भव के जब चरण देखते हैं तो फिर हमें समझ में आता है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा है दोस्तों। तो सबसे पहले जो हुआ यूनाइटेड किंगडम में गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद में यूएसए में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हो गया, उसके बाद में भारत का प्रथम आम चुनाव और फिर स्वतंत्र देशों का राष्ट्रमंडल बन गया। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। प्रश्न नंबर 18 देखिए क्या कहता है? यूनाइटेड किंगडम के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो ये 2010 का पेपर है, तो उसी के हिसाब से हमें इसमें आंसर देना है। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, तो डिज़रायली, उसके बाद में विंस्टन चर्चिल, उसके बाद में आपका मार्गरेट थैचर और फिर टोनी ब्लेयर। प्रश्न नंबर 19 आपके लिए कथन और कारण यहाँ पे दे रखे हैं, कथन और कारण दे रखे हैं, तो उसे हम देखेंगे। 19वां और 20वां एक ही टाइप के प्रश्न हैं। इसमें हम देखेंगे पहले 19वें को कि संसद के अनुवांशिक द्वितीय सदन की मौजूदगी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध है। समानता का अर्थ विशिष्ट विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति है। ये कौन सा प्रश्न है आपका? 19वां प्रश्न है। ठीक है, तो 19वें प्रश्न में देखिए ये जो कथन और कारण है ये दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो आर है, जो सिद्धांत, ये तर्क है, ये इसकी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आप करेक्ट कर लेंगे। प्रश्न नंबर 20 देखिए,
लोकतांत्रिक देशों में सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की उपेक्षा करती है। तर्क है, लोकतांत्रिक देश में वोट देने और राजनीति में सहभागिता करने का अधिकार इन तथ्यों से निर्धारित होता है कि वो वयस्क नागरिक है। ठीक है, तो 20 के अंदर जो ये कथन और कारण दे रखे हैं ये हैं तो सही, लेकिन व्याख्या नहीं कर पा रहे, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। मतलब ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि लोकतांत्रिक देश में जो ये सारी बातें कह रखी हैं कि सरकार वर्ग और संपत्ति के अंतरों की अपेक्षा करती है और लोकतांत्रिक देश में वोट देने और राजनीति में सहभागिता करने का अधिकार इस तथ्य से निर्धारित होता है कि वो वयस्क नागरिक है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, कितना आसान प्रश्न आपके लिए पूछा गया है। देखो, भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी स्थापित कब हुई थी? ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्स CPIM कब स्थापित हुई थी, इसकी हमें यहाँ पे बात बतानी है। तो 1964 में ये स्थापित हुई थी। आपको तारीख भी पूछ ली जाए ना दोस्तों, तो इतना तो डीप जाते नहीं है, जाए तो 7 नवंबर 1964। ओके, प्रश्न नंबर 22, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कृति किसकी है? किताब है ये, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये कृति किसकी है? तो ये डॉक्टर BR अम्बेडकर की है, भीमराव जी अम्बेडकर की है। कब लिखी गई ये भी जान लीजिए, 1936 में। ठीक है, 1936 में ये लिखी गई थी। तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति के जो जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ इन्होंने इसमें बात कही थी। हाँ, इन्होंने सार्वजनिक रूप से ये नहीं पढ़ पाए थे इसको, लेकिन इन्होंने ये लिखी थी। प्रश्न नंबर 23 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निर्वाचन आयोग स्थापित करने का प्रावधान है? तो भाग कौन सा है? भाग तो 15 है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 324 है। भाग 15 है, अनुच्छेद 324 है। इसमें निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात की गई है। 1990 से पहले निर्वाचन आयोग की व्यवस्था क्या थी? ये 1 सदस्य ही था, लेकिन अब ये कितना सदस्य हो गया? 3 सदस्य ही हो गया। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी है। प्रश्न नंबर 24 पे चलिए, क्या कहता है आपका प्रश्न नंबर 24? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन कृति किसकी है? इस कृति के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। तो इसके ग्रैनविल ऑस्टिन है। ठीक है, ग्रैनविल ऑस्टिन। प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों, इस वीडियो नोट में हम 25 प्रश्नों की बातचीत करेंगे, अगले वीडियो नोट में 25 करेंगे ताकि हम अच्छे से डिस्कस कर पाएं। ठीक है, देखो, राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा पदच्युत या बर्खास्त नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता। तो देखो, राजस्थान का राज्यपाल मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्त नहीं किया जा सकता, सही बात है, और राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता, दोनों ही सही हैं, दोनों ही क्या हैं? कथन सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे की क्या व्याख्या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसके लिए दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये 25 प्रश्न हमने इसमें डिस्कस किए हैं आप लोगों के लिए। अगले वीडियो नोट में 26 से मिल जाएंगे प्रश्न। वीडियो नोट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। किसी प्रश्न में डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, सही आंसर बता दीजिएगा, वो सभी के लिए लाभदायक हो जाता है जो भी वीडियो देखता है। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर किया कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम काम और कर सके आपके लिए अच्छे से अच्छा। मेहनत लगती है, थोड़ा पसीना लगता है, इसका मज़ा भी आना चाहिए, आपके तरफ से मोटिवेशन मिलना चाहिए ज़बरदस्त, जिससे हम काम कर सकें आपके लिए निरंतर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।